आपको क्या लगता है कि ज्योति ने सही करा? एक नाम आपका ज्योति था, आप ज्योति की तरह जलनी चाहिए थी। आपकी ज्योति से हजारों नहीं लाखों लड़कियां इंस्पायर होती हैं और हजारों लड़कियां वो इंस्पायर होती जो शादी के बाद पढ़ना चाहती थी। फिर हम कहते हैं हम यूसी से लेकर आ रहे हैं, यूसी से लेकर आ रहे हैं। किसी के बाप की हिम्मत नहीं इसको लागू कर दिया, लागू कर सकते लागू नहीं होगा, नहीं होगा। और 60 दिन के अंदर अंदर मुझे जेल की जीनत बना दिया जाएगा। उगले अंधा निगले कोड़ी, खुल्लम खुला देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के विकास पे किस तरह मूत्र छोड़ा जा रहा है कि यूसीसी भारत में लागू नहीं होने पाएगा, किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकता जनाब। ईरानी जी का इलाका है, ईरान नहीं है। ईरानी जी का इलाका है, वो ईरान नहीं है कि जहां पे पासपोर्ट से जाएंगे। मेरे साथ अभी एमएन रिजवी हैं और लगातार सरकार की आलोचना करती हैं और सच के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। कैसे देखती हैं? चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर 28 जून को जानलेवा हमला हुआ था, अस्पताल में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि इन्फेक्शन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और तमाम लोग ऐसे हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद खिलाफ आ गए हैं, खासकर जो है राजपूत समाज के तमाम लोग आए हैं। कैसे देखती हैं आप? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे बंदे का नाम या एक ऐसी सुनामी का नाम या बोल दीजिए शायद एक ऐसी इनकलाब का नाम है जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आता, उससे ज़्यादा वो ज़मीन पर नज़र आता है। कोई भी मुद्दा हो, खासकर वो दलितों का, पिछड़ों का मुद्दा हो, तो चंद्रशेखर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, जो लोग सिर्फ डिजिटल पर ही अपना सारा का सारा दिखाते हैं, चमत्कार और आविष्कार और तमाम चीज़ें दिखाते हैं, उनको तो प्रॉब्लम होनी थी। तो उन लोगों को ये लगता है कि कहीं चंद्रशेखर जो एक बहुत बड़ा लीडर बन गया है, कहीं वो नेता ना बन जाए। इस वजह से लगातार चंद्रशेखर को ही नहीं, उसके साथ साथ ऐसी आवाज़ों को टारगेट करा जा रहा है जिनसे सरकार को डर लगता है कि कहीं ये आगे ना आ जाए, कहीं इनके पीछे कुछ समाज ना चलने लगे, कहीं ये दलित समाज के, तो आदिवासी समाज के, तो मुस्लिम समाज के, कहीं ये भारत के उस समाज के, उस बुद्धिजीवी के लीडर ना बन जाए। तो उस खतरे के मद्देनज़र चंद्रशेखर पे जिस तरह हमला कराया जाता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और उसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखा जाता है कि देख, इस बार तो तू बच गया, अगली बार तू नहीं बचेगा। लेकिन कमाल की बात है कि मार्क ज़करबर्ग, तुम्हें ये चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आती। मार्क ज़करबर्ग को वो नज़र आ जाता है, अगर आप फेसबुक पे कुछ जाके मज़े की कोई पोस्ट कर दे तो मार्क ज़करबर्ग फौरन कहता है ना, कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। लेकिन मार्क ज़करबर्ग, मुझे नहीं मालूम आप भी गुफावासी हो गए हैं क्या, कि आप भी गुफा में चले जाते हैं जब इस तरह की पोस्ट आती है, जब लोग इस तरह के सेंटिमेंट्स के लिए लोगों को भड़काती हैं और उनके खिलाफ लिखते हैं। तो वहाँ पर मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के मालिक है, उनकी ज़रा सी भी गैरत नहीं जागती। तो क्या आप ऐसे ये कह रहे हैं कि राजनीति जो है लगातार बदल रही है, बहुजनों का राज होगा आने वाले कुछ समय में, और जो बहुजन समाज के लीडर्स हैं वे एक्टिव हो रहे हैं और इसीलिए जो मनवादी विचारधारक लोग हैं वे लोग अटैक करवा रहे हैं? देखिए, इसको राजनीति तो नहीं बोलेंगे, इसको ठोकतंत्र बोलेंगे। राजनीति में ठोकतंत्र क्या होता है? देखिए, ठोकतंत्र माने जहां भी आपके खिलाफ, यानी सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के जुल्म के खिलाफ कोई भी आवाज अगर उठती तो आप उसको ठोक डालो, उसको पीट डालो, उसको मार डालो, उसको बर्बाद कर डालो, और कुछ नहीं होता तो उसको यूएपीए लगा लगा के उसको जेल में सड़ा डालो। तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उसके जैसे जितने भी नेता हैं, आप देखिए कि आपको याद होगा एनआरसी, याद होगा एनआरसी में कितने एक्टिविस्ट आज भी जेलों में हैं। क्या उनका क्या जुर्म था? वो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान लेकर बैठे थे, वो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। आपको किसान मूवमेंट भी याद होगा, किसानों की क्या गलती थी? किसान सिर्फ यही तो कह रहे थे कि हाँ, हमारी एमएसपी मजबूत करिए, जो 3 काले कानून है आप ही इनको लागू नहीं कर सकते। और उस एक मूवमेंट को चलाने के लिए, एक नाराजगी को जाहिर करने के लिए, आपको मालूम है किसानों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। पूरे 1000 से ज्यादा किसान मेरे दिल्ली की सरहदों पे या तो मर गए थे या मार दिए गए थे। सवाल यह है कि तमाम लोग ये भी कहेंगे कि सावन के पावन महीने में एमएन रिजवी खुलेआम ऑन कैमरा झूठ बोल रही हैं। आप कह रहे हैं कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है, ठोका जा रहा है। तो आपको कितनी बार जेल की सजा हुई? देखिए, मैं एमन रिजवी अगर हूँ तो मैं एक अदनसी, एक आम सी आवाज़ हूँ। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। मैं आपको रिटर्न में लिख के दे रही हूँ, एमन रिजवी जिस दिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेगी, विद इन 60 दिन एमन रिजवी जेल में होगी। 60 दिन, 60 सेकंड, 60 घंटा, 60 दिन के अंदर अंदर मेरे 2 महीने क्यों? 2 महीने में FIR निकलनी शुरू हो जाएंगी। 2 महीने में मेरी तमाम रिकॉर्ड्स को कंगाला जाएगा, मेरी वीडियोस को निकाला जाएगा, उसमें कंटेंट को ढूंढा जाएगा, उसमें देखा जाएगा कहाँ मोदी जी के खिलाफ बोली, कहाँ योगी जी के खिलाफ बोली, उसको फिर वायरल करा जाएगा और फिर जगह जगह से जाकर जैसे राहुल गांधी पे FIR कराई जाएंगी और 60 दिन के अंदर अंदर मुझे जेल की जीनत बना दिया जाएगा। अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, तो अभी तो सोचते हैं हाँ बावली चलो बोल के चले गए, वीडियो तो वायरल हो रही है ना, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ना सरकार के ऊपर। तो क्योंकि अभी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं इसलिए आजाद हूं। चंद्रशेखर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना चुके हैं, इसलिए चंद्रशेखर बार बार टारगेट करे जा रहे हैं। उनको मालूम है कि 24 का इलेक्शन है, 24 के
इलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई मतलब ऐसा हुजूम है जो चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे चल रहा है और वो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, इसलिए चंद्रशेखर को टारगेट करा जा रहा तमाम है। लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए अमर रिजवी जाना चाहती हैं राजनीतिक पार्टी में, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है, कोई घास नहीं डाल रहा है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आपके दिल की आवाज है। तमाम लोग जो है कमेंट करके बता रहे हैं। नहीं, तो मैंने तो कोई कमेंट ऐसा नहीं पढ़ा। अगर कोई कमेंट ऐसा पढ़ा तो बताइए, मतलब वो तो घास डालने के। मैं इतनी एलिजिबल तो मैं अब भी हूँ कि हिंदुस्तान में रोजाना नई पार्टी बनते हैं, मैं भी अपनी एक पार्टी बनाकर खड़ी कर सकती हूँ, मैं भी शाहीन बाग के नाम से अपनी पार्टी बना सकती हूँ। ये मत कहिए आपके कोई पॉलिटिकल पार्टी पूछ नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेस पर, अपने बिहार पर, अपने आसमान पर उड़ने वाली अमन रिजवी ने अपनी पहचान खुद बनाई है। मुझे किसी कांग्रेस ने नहीं बनाया, किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, किसी चैनल ने नहीं बनाया, ये मेरे जज्बे ने बनाया, उन लोगों ने बनाया जो सच सुनना चाहते थे। कांग्रेस और बीजेपी में क्या कोई अंतर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस सरकार है और मुसलमानों खदेड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है 30 दिनों के भीतर तुम लोग हिमाचल खाली कर दो, जैसे उत्तरकाशी में किया गया। देखिए, कांग्रेस का हिसाब यही हो गया कि उगले अंधा निगले कोड़ी। कांग्रेस अगर ये कहती है कि मुसलमानों के साथ है तो फुल्लम टिप्पा लगा देगी भारतीय जनता पार्टी की मुल्लों की पार्टी है। और अगर कांग्रेस मुसलमानों का साथ नहीं देती तो जाहिर सी बात है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता है कि जहां पर आपकी सरकार है, अगर वहां पर मुसलमानों को बैक टू बैक निशाना बनाया जा रहा है, उनके मकानों को बाकायदा निशान लगा के कहा जा रहा है कि 15 दिन में खाली कर देना है तो हम तुम्हें देख लेंगे, ये कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जरूरी तो नहीं होता कि आप हर काम आके ऑन कैमरा करें। आपकी सरकार है, वो काम आप वहां पर आराम से गोपनीय तरीके से भी तो कर सकते हैं। मतलब मुसलमान होना इतना बड़ा जुर्म क्यों बना दिया गया? चाहे भारतीय जनता मानती है मुसलमान होना अपराध है आजाद मुल्क में? हाँ, आजाद उसमें नहीं, मुल्क में आज के दौर में सन 2014 के बाद मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है। अमृत काल तो यही है ना मोदी जी वाला, न्यू इंडिया का अमृत काल? नहीं, ये अमृत काल नहीं है, ये तो एक आप कह दी कि पता नहीं कौन सा महाकाल है, कौन सा काल है, ये अमृत काल नहीं। अमृत काल महाकाल का नाम मत लीजिए, सावन का महीना चल रहा है, भावनाएं आहत हो जाएंगी, जेल हो जाएगी आपको। भावनाएं तो पता नहीं कहां से आहत होती है, भावनाएं तो ऑरेंज कपड़ा पहनने से आहत हो जाती हैं, भावना तो पता नहीं कैसे कैसे, पता नहीं भावना है कौन जो आहत होती रहती है, सामने भी नहीं आती है। मुझे नहीं मालूम ये कौन भावना है। की तरह भावना भी नहीं है, विकास तो अभी पैदा हुआ, बढ़ रहा है, क्या हुआ? विकास बर्बाद हो गया। विकास तो पैदा हुआ था और विकास दुबे तो उसका एनकाउंटर होकर मारा गया। विकास सब कुछ नहीं है। विकास दुबे एक आतंकवादी टाइप का आदमी था जो उत्तर प्रदेश में था, जिसको इन्होंने मतलब नींद सुला दी, उसको एनकाउंटर करके मार दिया। तो विकास दुबे पैदा हुआ था और पैदा होने के कुछ साल बाद वो मार दिया गया। तो ऐसी भावनाएं, पता नहीं कौन भावना जो बार बार आहत हो जाती है लेकिन सामने नहीं आती हैं। तो ये बात मत कही कि भावनाएं आहत होंगी, सामने नहीं आ रही हैं। नहीं, सामने नहीं आ रही। तो आपको भी पता है कि इस वक्त जाइए भावना जी तलाश कीजिए, भावना जी कहाँ पर हैं? नहीं, आप ये देखिए ना, आप खुद जो कह रहे हैं कि आपको लगता है कि मुसलमानों पे जुल्म, तो आपको नहीं लगता। आप देखिए कि भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा टारगेट किसको करा जा रहा है? या तो दलित समाज को करा जा रहा है, आपको मूछ रखने पे मार दिया जाता है, आपको घोड़ी चढ़ने पे मार दिया, यानी दलित समाज को मार दिया जाता है, या आदिवासियों को खुल्लम खुला। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के विकास पे किस तरह मूत्र छोड़ा जा रहा है, आजाद करके पेशाब कर रहा है उसके ऊपर के देखो हमारा संविधान है, हम कहीं भी मूतते फिरे ना, हम इंसान आने दीजिए, सबको अधिकार मिल जाएगा बराबरी का, मूतने का। किसका बराबरी का अधिकार मिलेगा, मूतने का अधिकार मिल जाएगा। आप किसी बंदे पे जाकर मूत सकते हैं अगर वो आपका बंदा ना हो। आप ये देखिए उसके बाद अभी जहां पर डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, अभी ये वाला मामला ठंडा नहीं हुआ था। शिवराज बेचारा कभी उसके पैर धो रहा था, कभी पैर चाट रहा था। उसके बाद अगले दिन की न्यूज देखिए कि वहां पर एक मुसलमान लड़के को, मोहसिन को किडनैप करा जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। कितने जलील लोगों को कहां से लाते हो, उतनी बेगैरती। उसके बाद आप मार रहे, चलो मार दिया आपने, किडनैप कर, किसी को नहीं, आप वीडियो बना के आप वायरल कर रहे हैं। तो आरोपी गिरफ्तार कर रही है, आरोपी गिरफ्तार हो गए, जेल भेज दिया। नहीं, ये कोई बात नहीं कि आरोप, मतलब पुलिस की नाक के नीचे सब कुछ हो जाता है। ये क्या बात है कि कत्ल करने के बाद आप कातिल को पकड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना। सरकार जो है, सरकार ऑर्डर कहाँ है? ये तो सरकार ये कहती है ना, हमारे आने के बाद कोई भी मुजरिम, मतलब आप मुजरिमों को जुर्म करने के बाद अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो कौन सा आपने बड़ी बात करी? आप ही अहमद को निपटा दिया गया, वो जो है दोषी था, इसीलिए। ये तो आप कह रहे हैं ना दोषी था। अतीक अहमद को आप पुलिस कस्टडी में निपटा रहे हैं, आप मीडिया के सामने निपटा रहे हैं, तो आपने तो वहां पर कानून के मुंह पे जन्नाटेदार तमाचा मारा तो है असली राम राज्य। हाँ, तो रामराज है ना, अब तो भारत रामराज पे नहीं चलता, माफ कीजिए। और रामराज का क्या मतलब है? भगवान राम जो थे, मतलब किसको भी ढिस्कुम करते फिरते थे, किसी को भी लिए मार दिया, उड़ा दिया। मतलब आप उल्टा रामराज कह के आप भगवान राम की तौहीन कर रहे हैं। आपको भी शायद रामराज के बारे में पढ़ना चाहिए, जो शायद आपने नहीं पढ़ा। कुछ भी मुद्दा लिया आपने रामराज पे जाकर जोड़ दिया, वो रामराज नहीं था, वो एक तरह का ठोकतंत्र था, वो एक तरह का हिटलर शाही थी, जहां पर आपने देखा कि आपके कोई खिलाफ है या कोई आपको लगता है कि यहां से हमें बेनिफिट मिल सकता है, अगर हम इसको मारेंगे तो आपने इसको ठोक डाला।
मैडम गुंडे, मवाली, अपराधी, बवाली सब कांप रहे हैं। यूपी छोड़ दिया या यूपी से बाहर ये है। तो आप कह रहे हैं ना, ये तो सरकार कह रही है, मैं नहीं कह ये रहा तो हूँ। आप कह रहे हैं ना, आए दिन वहां पर गैंग रेप होते हैं, आए दिन वहां पर एनकाउंटर होते हैं। आप ये देखिए कोर्ट के अंदर लखनऊ में मार दिया जाता है, जज साहब बेंच के नीचे घुस जाते हैं। तो कहाँ का आप कह रहे हैं कि वहां पर गुंडे, वहां पर तो जज डर रहे हैं, वहां पर तो वकील डर रहे हैं। इनकी मतलब इनका शासन इतना निचले स्तर पे जा चुका है कि अब कभी हाई कोर्ट में गोलियां चल रही हैं, कभी निचले कोर्ट में चल रही हैं, कभी साकेत कोर्ट में चल रही है, कभी 30,000 में चल रही है। अब तो मतलब डिस्कुम डिस्कुम वही चल रही है। तो मतलब अब इनका मानना ये है कि हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान के मंदिरों में जाके डिस्कुम डिस्कुम बीजेपी करेंगे। संविधान को मानती है। मोदी जी का बयान आता, कहते हैं कि मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं। चलिए अब आते हैं यूसीसी पर। यूसीसी पर पूरे देश में लगातार चर्चा हो रही है। टीवी वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। AIMPLB जो है वो इसके विरोध में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि महिला लड़कियों की शादी 15 साल में हो जाए। वे लोग चाहते हैं कि जो है कि एक मुसलमान 4 लड़कियों से निकाह कर सके। वे चाहते हैं कि बहन बेटियां पढ़ाई ना करने पाएं। वे चाहते हैं कि कोई मुसलमान ब्याज पर पैसा ना ले सके, ना ब्याज पर पैसा दे सके। नहीं, आपने यूसीसी की बात करी, अगर बाकी आप यूसीसी लागू करना चाहते हैं तो शायद आपको पहले पता करना होगा कि इस्लाम जो है वो एक तरह का यूसीसी है। एक नेशन एक कानून, हमारे यहाँ तो एक ही कानून चलता है, हम एक कुरान शरीफ को मानते हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग उसको मानते हैं। लेकिन क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर आप कह रहे हैं एक नेशन एक कानून, अबे कैसे कर दोगे? 2 कानून तो ऑलरेडी यहाँ पर होते हैं, एक सिविल कानून होता है, क्रिमिनल कानून होता है, यानी कि आप उनमें से एक कानून खत्म करोगे। आप खाली क्रिमिनल कानून को रखे, आप सिविल कानून करके आप तमाम लोगों के हक मार लोगे। आपने कहा कि हम इसको लागू करेंगे, आप गोवा में लागू कर देंगे। गोवा में तो 2 शादियां हैं मोदी जी, वहां का कानून आपने नहीं पढ़ा कि वहां पर क्या है। चलिए गोवा, अब मैं बताता हूं आपको। अमेरिका सबसे समृद्ध देश है, विकसित देश है, वहां पर भी यूसीसी लागू है। पाकिस्तान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान में भी यूसीसी लागू है। देखिए जनाब, यूसीसी लागू होना और यूसीसी लागू करना अलग अलग बात है। ये यूसीसी की आड़ में HCC लागू करेंगे, यानी हिंदू सिविल कोड। आप ये सिर्फ मुसलमान क्यों कर रहे हैं? ये दलितों की क्यों नहीं बात कर रहे हैं इसमें कि हम दलितों को मंदिर में जाने का इख्तियार देंगे, हम दलितों के साथ बैठने का इख्तियार देंगे, हम दलितों को रिजर्वेशन। ये सिर्फ मुसलमान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि यूसीसी की आड़ में ये मुसलमानों का टेटवा पकड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं तो इस कानून का समर्थन करती हूँ। हमारे इसको अब मुखालफत करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एनआरसी पे कितना हम लोगों ने चीखम चिल्लियां मचाई, कुछ हुआ? कानून बना, कहाँ गया, कौन से ठंडे बिस्तर बैग में गया नहीं पता। किसान कितना चीखते चिल्लाते रहे, मरते रहे, बर्बाद होते रहे, सर्दी गर्मी पड़ रहे दिल्ली की सरहदों पर, और फाइनली वापस चले गए। 3 काले कानून कौन से वापस हो गए, कौन से MSP मजबूत हो गई। तो भारत में जब तक ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर आप ये कह के हाँ हमारे चीखने से चिल्लाने से कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। मोदी जी आप तो 10 साल से यहाँ पर थे, आपके अचानक कैसे याद है, कौन सा ऐसा करंट इनके दिमागों में जाके लगा कि इनको याद आया कि हमें सन 2023 में यूसीसी लगाना चाहिए? आपने तलाक देख लीजिए, ये 3 तलाक तो आया ना। अरे भाई ये वाली बात नहीं कि जब आप 14 में सरकार लेकर आ गए तो आपको थोड़ी पता था कि 19 में आपकी सरकार आएगी। तो आपने तो जितनी अच्छी अच्छी चीज थी 14 में इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए थी। आपने 14 में नहीं करी, आपने 19 में नहीं करी, क्योंकि पता था 14 में आपके पास 15 लाख का जुमला था, 19 में आपके पास NRC का जुमला था, अब 24 में आपके पास नील बटा सन्नाटा। अब नील बटा सन्नाटा में इन्होंने कहा हम क्या करें, तो उन्होंने कहा ओहो एक बार फिर मुसलमानों को चुग्गा बना लेते हैं। फिर हम कहते हैं हम यूसीसी लेकर आ रहे हैं, यूसीसी लेकर आ रहे हैं। किसी के बाप की हिम्मत नहीं इसको लागू कर दिया, लागू कर सकते लागू नहीं होगा, नहीं होगा कानून नहीं। अगर आप बना इसका मुसव्वदा दिखाइए इसमें। क्या आप आज नेशनल दस्तक पे कह रही हैं कि यूसीसी भारत में लागू नहीं होने पाएगा किसी भी कीमत पे? हो ही नहीं सकता जनाब। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी ने कर दिया, क्या करेंगे आप? भैया मेघालय में किसकी सरकार है? मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि जो 60 मेंबर, जो 60 विधायक है ना, इनके घरों को आग लगा दी जाएगी अगर मेघालय में यूसीसी लगाने की कोशिश करी। मेघालय में आपकी सरकार, मेरी सरकार तो नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की जहां पर डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है, वहां पर इन लोगों की जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं हम लागू नहीं होने देंगे। तो ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। भक्तों को खुश होना, भक्तों को ताली बजाएंगे, हाँ हाँ हाँ, मुल्लों के पेज टाइट करे जाएंगे, शादी नहीं करने देंगे। लिव इन रिलेशनशिप है इंडिया में, है माननी है कि नहीं हम 4 शादी नहीं, 4 शादी करता कौन है? कौन? मुझे मुसलमान निकाल के दिखाइए। AIMPLB को इस प्रॉब्लम है ना, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि 4 शादी हम लोग करेंगे। नहीं, ये तो कोई ना कोई पार्टी मन घड़त करके बना देते, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना देते। AIMPLB के साथ है, खिलाफ हैं आप? नहीं, आप पे क्लियर कर दीजिए। नहीं, एक बात बताइए ना, हिंदुस्तान जो है ना, यहाँ पर 100% का मामला होता है। अब आप 2 लोगों से अगर ओपिनियन लेके क्या 100% जो है उसके हक में चले, ऐसा नहीं होता। आप ही बीजेपी वाला क्या नाम है, एक तरह के सर्वे मत करिए कि भारतीय जनता पार्टी 500 लोगों का सर्वे करके दिया 100% मोदी के
उनके फेवर में, ऐसा नहीं होता। अगर भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है तो खुदा 40 करोड़ के पास तो जाके सर्वे करोगे, चलो 100 करोड़ को एक तरफ रख दो। ये थोड़ी तुम 2 लोगों का सर्वे और 1 लोगों का सर्वे करके कहोगे हाँ 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 पास हो गया। और हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर बाकी आपको लगता है कि आप इसको पास कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो बनाइए मुसवदा, करिए, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है, करिए। आप कुछ भी कर लीजिए, हमारा देश लगातार तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की बहुएं हमारे देश की जो बहू बनने जा रही हैं, बन भी गई हैं। मैं सीमा की बात कर रहा हूँ। तो वो उनका निजी मामला है, तो इसमें मतलब मोदी जी का क्या करिश्मा है या आपके चैनल का क्या करिश्मा है? मतलब अब दिलों पे भी तुम्हारी सरकार चलेगी, भले उसका दिल अगर पबजी से उसके पास आ गया तो उसमें मोदी जी ने, अरे मोदी जी तुम अपना घर तो बसा नहीं पाए, पबजी उस जमाने में होता तो शायद इनकी धन्नो भी पटकर रहती। अरे कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़की से अफेयर चला ले और पता चल जाए तो क्या होगा? तो भैया इसमें नेशनल दस्तक ने कौन से घंटे बजा लिए? नेशनल दस्तक, इसमें कोई नेशनल दस्तक जो है ना पक्ष में ना विपक्ष में है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दिलों का मामला है, दिलों के जो मामले होते हैं ना, मोहब्बत कोई सरहद नहीं देखती। भाई उसने मोहब्बत करी, वो हिंदुस्तान आ गए, तो इसमें तुमने कौन सा डंका बजा दिया, या मोदी जी तुमने कौन सा डंका बजा दिया? उसकी मोहब्बत थी, वो नेपाल से पता नहीं कहाँ से 10-15 लाख खर्च कर आई, खुशियां मनाई जा रही, वहां पर मिठाइयां बांटे जा रहे हैं। हमने कब कहा, हमने कौन से गम बना लिए, हमने कौन से उसके जुलूस है उसके पुतले जला दिए? हम तो खुद कह रहे हैं दिली मामला है। आप? हाँ खुश हैं भाई, अगर उसको मोहब्बत है और उसको लगता है कि वो वहां पर परेशान थी और उसका शौहर दुबई में जॉब कर रहा था, सऊदी में जॉब कर रहा था, उसके साथ नहीं रहता था, अगर वो अपने हिंदू पति के साथ खुश है तो हम भी खुश हैं। लेकिन हिंदू बन गई वो लड़की, तो क्या हो गया? ये धर्म का मामला, दिल का मामला होता है, इसको एकदम पॉलिटिकल मामला मत पहले बनाया करो। धर्म या पहले दिल? नहीं, पहले दिल, धर्म तो फिर धर्म। हाँ बाद में धर्म, पहले आपका दिल है। समर्थन करती हैं आप खुलेआम? मैं तो भाई एक बात बताइए, अगर आपका दिल गली पे आ जाएगा तो मैं कौन होती हूँ? आपका दिल किसी राजकुमारी पे आ जाएगा। अब अगर आप ऐश्वर्या से मोहब्बत करने लगो तो मेरे पे क्या फर्क पड़ा? वो तो ऐश्वर्या की बात है कि वो आपसे मोहब्बत किसी का नाम लेकर टारगेट कर रही हूँ उसको, ठीक नहीं है। मतलब ऐश्वर्या मतलब टारगेट करी हूँ, मतलब और क्या यार, क्या मतलब बहुत बड़ा नाम उनका। तो चलो फिर मैं आपसे गधी, चलो अगर आपका दिल गधी से आ जाएगा तो आप गधी से कर लोगे? देखिए, गधी ऐश्वर्या का बात यहाँ पर नहीं है, आप जो बातें बोल रही। खैर एक बात बताइए कि ज्योति का जो केस है, ज्योति मौर्य का, कैसे देखती हैं आप? जो तमाम नेता हैं जिनका बयान सामने आ रहा है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, वे कह रहे हैं कि ज्योति ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, ज्योति का अधिकार है अपना जीवन साथी चुनने के लिए। नहीं तो देखिए, वो तो इसलिए कह रहे हैं ना, तो उनको भी लग रहा हो कहीं ना कहीं शायद हमारा भी नंबर आ सकता है, ज्योति जैसी हमें भी कहीं मिल सकती है। आपको क्या लगता है कि ज्योति ने सही करा? एक नाम आपका ज्योति था, आप ज्योति की तरह जलनी चाहिए थी। आपकी ज्योति से हजारों नहीं लाखों लड़कियां इंस्पायर होती हैं, और हजारों लड़कियां वो इंस्पायर होती जो शादी के बाद पढ़ना चाहती थी, टिमटिमाना चाहती थी, उस रोशनी को अपने खानदान में, अपने शहर में, अपने स्टेट में, अपने मुल्क में फैलाना चाहती थी। लेकिन आपका शौहर जो एक सफाई कर्मचारी था, मात्र उसकी सैलरी आपको पता है कितनी थी? 8 से 9,000। 9,000 में वो अपनी बीवी को एसडीएम बनाता है, नमक से रोटी खाता है, लेकिन बीवी के खर्चे में कटौती नहीं करता। वो जहां पढ़ रही थी वो पूरी फीस उसको भेज रहा होता है। आपको कैसे पता है? ज्योति के माता पिता देते थे पैसे। ये तो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं क्योंकि मीडियम रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया में, अरे भैया कौन सा वाला मीडिया देखते हो तुम? ज्योति वाला मीडिया देख रहे हो क्या तुम? स्ट्रीम चैनल जाकर देखो, जहां पर वो रो रहा है, उसका पति रो रहा है, सारे सबूत दिखा रहा है। आप ये देखिए, आजमगढ़ में जाके रिपोर्टिंग करो, आजमगढ़ का एक घर गवाही दे रहा है कि किस तरह, क्योंकि उसका जो ससुर था वो रिटायर्ड टीचर था, उसको बहुत सारे पैसे भी मिले थे। ज्योति को उन्होंने पढ़ाया लिखाया कि ताकि, क्योंकि ज्योति एक इंटेलिजेंट लड़की थी। तो आपने अपनी जो अकल लगाई कहाँ लगाई? मतलब एक जब कोई हिंदू रीति रिवाज में, पुरुषवादी सोच से आप ग्रसित हैं। नहीं, ये तो आपका तो ये ना, आपको तो बस एक महिला के साथ एक महिला के साथ नहीं खड़ी हो पा रही है। मुझे हिजाबी समझ के ना आपको लग रहा है बस ये अमन रिजवी है, मुसलमान, तो बस इसको टारगेट करना, क्योंकि आप भी सरकार, आपके दिमागों पे, आपके हवासों पे भारतीय जनता पार्टी इतनी सवार हो गई कि बस आप भी जहां मुसलमान देखते हैं टूट पड़ते हैं। आप भी ये अच्छा होता है, सवाल का जवाब जब नहीं दे पाती हैं तो फिर इस तरीके के कई एलिगेशंस लगाए जाते हैं। आप भी टूट पड़ रहे हैं। मतलब एक बात बताइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हिंदू रीति रिवाज से जन्म जन्म का बंधन होता ही नहीं होता, 7 जन्मों का बंधन होता है। एक पति अगर अपनी बीवी को पढ़ाएगा, आपको मालूम है ज्योति मौर्य का आपने कितना नुकसान करा है? आप किसी, अगर आप लोग जानते हो, और खान सर को जानते हैं, खान सर खुद अपनी एक वीडियो में बोल रहा है कि मेरे कोचिंग सेंटर से 95 शादीशुदा लड़कियों के शौहर जो है नाम कटाकर ले गए। वही खान सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, तो वो जहर उगलता है, वो उसको पब्लिसिटी चाहिए होगी, लेकिन वही खान सर यहाँ पर बोल रहा है। मैं जहर की बात नहीं करी। देखिए जनाब, मैं हमेशा मोहब्बत उठाती हूँ, जहाँ कोई मोहब्बत की बात होती है मैं मोहब्बत निकालती हूँ। मोहब्बत की बात होती है, किसी से मोहब्बत के लिए ज्योति मौर्य ने, तो आप लोग स्वीकार कीजिए, आप लोग ज्योति का साथ दीजिए, शादी करवाइए। अगर आपकी अम्मी किसी से मोहब्बत कर लेंगे, आपकी माताजी किसी से मोहब्बत कर लेंगे, आप अपनी माताजी को किसी के साथ जाने देंगे? इस सवाल का मुझे जवाब दे दिए। फिर ज्योति मौर्य सही है, अगर आपकी माताजी किसी से मोहब्बत करती है उसके साथ जाना चाहे, अगर आप इस वाली बात को कहते
कहते हैं कि हाँ सही है, तो ज्योति मेरी माँ मौर्य की सही है। मेरी माँ की उम्र लगभग 50 साल है, तो असंभव है सारी नहीं, चीजें। नहीं, नहीं, लेकिन ज्योति 70 मौर्य जो है, मोहब्बत लेकिन 70 में भी होती है। ज्योति जो है अभी वो नौजवान है, अभी वो कर सकती मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि अगर बीवी नौजवान हो तो किसी के भी साथ मोहब्बत करके अपने पति पर लात मार के जा सकती है। एक लेवल भी देखा जाता है, स्तर देखा जाता है। मतलब इस तरह, मतलब तो आप कैसे कैसे वो बात एसडीएम कर रहे हैं? कैसे कहेगी कि जो मेरा पति वो सफाई कर्मचारी है, एक बात बताइए, चपरासी है? एक बात बताइए, एक सफाई का एक जो हायर एजुकेटेड हिंदुस्तान का बंदा है, एक हिंदुस्तान का हायर क्वालिफाइड बंदा, हायर एजुकेटेड बंदा एक अनपढ़ औरत को शादी कर कर उसको रानी बनाकर रख सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक हिंदुस्तान की हायर क्वालिफाइड लड़की एक कम पढ़े लिखे को अपना पति क्यों नहीं बना सकती या क्यों नहीं बता सकती? तो पति था उसका, मतलब पढ़ने के बाद जब आपके पास पद भी आई तो आपको बेइज्जती लगी। संविधान तो अधिकार दे रहा है ना। आप बाबा साहब को मानते या नहीं मानती? हाँ या ना? नहीं तो संविधान अधिकार, हाँ या ना? बाबा साहब को मानते या नहीं मानती हैं? देखिए, हाँ या ना? आप यहाँ पर नहीं, संविधान क्लियर में बता लाके दीजिए। मत फंसाइए मुझे। नहीं, संविधान आप बताइए ना, नहीं, बाबा साहब को मानते हैं मेरी नहीं बात आप? सुनिए, शादी जो होती है ना वो हिंदू रीति रिवाज से होती है, संवैधानिक तरीके से नहीं होती। हाँ, तलाक के संवैधानिक तरीके से होती है। कोर्ट मैरिज कैसे होता है? कोर्ट मैरिज कैसे होता है कोर्ट बताइए मैरिज तो अभी शुरू हुई है। आप बताइए, जब फेरे होते हैं ये क्या संवैधानिक तरीके से होते हैं? ये तमाम वरमाला, ये माला, वो माला, ये संवैधानिक तरीके से होते हैं? ये जो मंत्र पढ़े जाते हैं क्या संवैधानिक तरीके से? हाँ, जब आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है तब वो औरत और मर्द जो संवैधानिक तरीके से इंसाफ लेने कोर्ट में पहुंचती है। तो वहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर का जो कानून है वहां पर शुरू होता है। लेकिन जब शादी होती है वहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर का कानून नहीं वो लगता। महिला मेरे तो भाई। कह रही है, वो महिला कह रही है मैं तलाक ले रही हूँ, तलाक दे रही हूँ, मुझे आजाद कर दिया जाए, मैं जो मनीष दुबे हैं मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मुझे आप क्या- समर्थन कीजिए। नहीं, मैं तो उस बेवकूफ आदमी से कह रही हूँ जो रो रहा है अपनी बीवी के। अरे जब औरत हाथ छुटा के एक बार चली गई और 2-3 बार आपत्तिजनक स्थिति में अपने उस आदमी के साथ मिल गई, तो तुम्हें क्या उम्मीद है कि तुम्हारी बीवी घर वापस आएगी? उसकी रूह वापस नहीं आएगी। बेशक तुम उसका जिस्म लेकर आ जाओ, लेकिन ना उसकी रूह वापस आएगी ना उसकी वफादारी वापस आएगी। आखिरी सवाल मेरा यही है। आलोक मौर्य हैं, वे दावा कर रहे हैं कि फेसबुक के जरिए उन्हें प्यार हुआ था। फेसबुक से वो बातचीत क्या करती थी ज्योति मौर्य? तो क्या लगता है जो डिजिटल मीडिया का प्यार है ये ठीक है या नहीं? नहीं देखिए, अभी तो आप आलोक मौर्य ने वाली बात बोली, मुझे भी ये लगता है कि 60% 70% जो टीनेजर हैं वो भी कहीं ना कहीं मतलब फ्लक्चुएट हो रही हैं इस चीज़ से। सोशल मीडिया पे कोई डीपी लगा देता है। सोशल मीडिया की बातें तो सारी अच्छी अच्छी लगती हैं कि जान आई लव यू, तुम्हें देखा तो बारिश हो गई, तुम्हें देखा तो खुशबुएं चलने लगी, तुम्हें देखा तो ऐसे तूफान मोहब्बत के, मतलब। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में जाके शादी करते हैं तो उसके बाद फिर आप देखिए कि तलाक के रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग बड़ी बन चल रही हैं। तो हो सकता है, लेकिन आप कोई बाबू सोना बोल रहा है, आप उसके खिलाफ हैं क्या? नहीं, मतलब आपकी बहन को कोई बाबू सोना अगर बोलेगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। आपकी बहन को अगर कोई बाबू सोना बोल रहा है तो बिल्कुल सही है। फिर बीजेपी के तमाम नेता मैडम कहते हैं कि पत्रकारों को लगातार सम्मानित किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है और भारत की मीडिया बड़ी आज़ाद है। लेकिन इसी बीच जो दानिश अंजार है उनके ऊपर हमला हो जाता है यूपी के अमेठी में, जहाँ से ईरानी जी आती हैं। देखिए, आपने कहा कि पत्रकार बहुत आज़ाद हैं और एक उसी का नमूना आप मेरे सामने खड़े हैं। अगर शायद आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाऊं। शायद 1 साल पुरानी बात है जब आपके ऊपर जंतर मंतर पे हमला हुआ था और आपको भी जय श्री राम लगाने के लिए, जय श्री राम नारे लगाने के लिए मजबूर करा गया था। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। आपको शायद पकड़ा था, मारपीट हुई थी, काफ़ी वायरल हुए थे आप उस वक्त। और 2-3 केस ऐसे आ चुके हैं जहाँ पर पत्रकारों पर बैक टू बैक हमले करे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम है भारतीय जनता पार्टी किन पत्रकारों को सम्मानित करती है। या तो वो अंजना ओम कश्यप होंगी, या वो रूबिका लियाकत होंगी, या वो बदतमीज देवगन होगा, है ना। ये तमाम वो पत्रकारों को जिनको सम्मानित करा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को मुझे तो नहीं लगता सम्मानित करा जा रहा है। इसका एक उदाहरण आप देखिए, दानिश अंजार एक ऐसा नाम, मतलब उसका कोई ये भी नहीं कह सकते कि वो छोटा मोटा कोई चैनल चला रहा है। उसका 2 मिलियन के करीब शायद उसके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर हैं और उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट वायरल रहती है। और कभी वो बिहार पे रिपोर्टिंग कर रहा होता है, कभी वो गुजरात में कर रहा होता है। सवाल ये है ना, सवाल ये है कि जनता के मुद्दे क्यों दिखा रहे थे? अगर आपको पत्रकारिता करनी है आप सरकार की तारीफ कीजिए। मतलब तो ये कोई ज़रूरी है? कोई हम कोई गुलाम देश में रहते हैं कि हमें मतलब कोई पसंद होना हो, कोई चीज़ हमें पसंद आ रही है फिर भी हम क्या वल्लाह वल्लाह हबीबी करते हैं? कैसे कर देंगे? मतलब वो एक इलेक्शन को कवर करने अमेठी जाता है, अमेठी पे वो कवर कर रहा था, एकदम से भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम के तमाम ये भगवा आतंकवाद ग्रुप आता है और उसका गिरीबान पकड़ के बाकायदा उसको मारता है। मॉब लिंचिंग करने के लिए उसको घसीट के गाड़ी में लेके जाने की कोशिश करती है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो यहाँ तक कह रहा है कि नपुंसक हो तुम लोग, नपुंसक हो तुम लोग। उसके बावजूद
भी किसी को रहम नहीं आ रहा। मतलब वो एक पत्रकार है, और पत्रकार क्या होता है भारत का? हम क्या कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो हमारा मीडिया होता है। तो आप मीडिया के साथ ऐसा कर रहे हैं और मीडिया को इस तरह मार रहे हैं। वो तो नसीब अच्छा था, पता नहीं उसने क्या लिया दिया था जो अंजार बच गया। ये असल मायने में ये सच्चाई की मॉब लिंचिंग थी, ये पत्रकारिता की मॉब लिंचिंग थी, ये एक हकीकत की मॉब लिंचिंग थी। ये एक ऐसी मतलब एक सच्चाई जो दुनिया में उजागर हो रही। आप ही लोग तो दिखा रहे हो ना दुनिया में कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। पुलिस कह रही है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और ट्वीट किया था। इसके बाद यूपी पुलिस का बयान आया। देखिए, मेरी रात अंजार से बात हुई और लगभग 1 घंटे के करीब मैंने रात 3:30 बजे जब मुझे पता चला, मैंने अंजार से बात करी। तो अंजार ये कह रहा था कि आपको पता है कि जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस वालों ने हमें उठाकर बाहर फेंक दिया। मतलब अमेठी से उठाकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि अंजार की गलती सबसे बड़ी ये थी कि उसने अपना नाम दानिश अंजार बता दिया था। मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि अमेठी जाने के लिए मुसलमानों को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ेगी? इसमें जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके मन में सवाल है कि मुसलमान होना गुनाह है या फिर सत्ता से सवाल पूछना गुनाह है? देखिए, पहला गुनाह तो यही है कि आप मुसलमान हैं। दूसरा गुनाह पे गुनाह, आप दोबारा गुनाह कर रहे हैं। एक तो आप गुनाहगार हो कि आप मुसलमान हो, दूसरा गुनाह है अजीम आप ये कर रहे हो कि आप पत्रकार हो, आप सच्चाई भी दिखा रहे हो। एक तो मुसलमान, फिर सच्चाई दिखा रहे हो कि क्या हो रहा है। कि दानिश अंजार को जिस तरह पुलिस ने बाहर उठाकर फेंका अमेठी से और कहा कि तुम लोग यहाँ का माहौल खराब कर रहे हो। सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ पर कोई RSS का चैनल होता या कोई स्ट्रीम चैनल होता, उसके लिए तो पुलिस वाले दस्तरखान लगा देते, ले भाई ये भी खा, ले भाई ये भी खा। लेकिन क्योंकि वो एक सोशल मीडिया का स्टार था, एक सोशल मीडिया का पत्रकार था और एक मुसलमान था, इसलिए उसको अमेठी से उठाकर बाहर फेंक दिया। और उन लोगों के खिलाफ अभी तक सिंगल कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने दानिश अंजार की यानी PRB जो चैनल है उसकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी थी। लेकिन दानिश अंजार से मेरी फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि जो यूपी की पुलिस, अमेठी की पुलिस है, उन लोगों ने लाकर के सरहद पे छोड़ दिया, यानी जहां बॉर्डर पे छोड़ दिया, और बोले कि तुम घर चले जाओ, और फिर दिल्ली आ गए। हाँ, तो यही तो कहा ना कि बॉर्डर से उठा के बाहर फेंक दिया। उसने मुझसे भी तो यही कहा ना, क्यों छोड़ा भाई बॉर्डर में? अमेठी में क्या दानिश अंजार या अयमन रिजवी नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकते? अमेठी में कोई पासपोर्ट, ईरानी जी का इलाका है। हाँ, ईरानी जी का घर है वो। तो ईरानी जी का इलाका है, ईरान नहीं है। ईरानी जी का इलाका है, वो ईरान नहीं है कि जहाँ पे पासपोर्ट से जाएंगे। अरे राहुल गांधी खदेड़ दिया था उन्होंने, और दानिश अंजार क्या चीज है या अयमन रिजवी क्या चीज है? तो मतलब अगर वहां पर कोई भी जाएगा, राहुल गांधी एक पॉलिटिकल नेता है, पॉलिटिकल पार्टी के। खदेड़ तो दिया ना, राहुल गांधी ताकतवर बनते हैं। क्या क्या खदेड़ा था? मतलब पहली बार राहुल गांधी ने इनको धूल चटा दी, दूसरी बार इन्होंने 55 कैंडिडेट खड़े करे थे बीजेपी ने, जिन्होंने वोट काटा था। अपने दम पे अकेली खड़ी होता ना, भारतीय जनता पार्टी ने खरीद के 55 कैंडिडेट को उतारा था जिन्होंने वोट काटे थे। आरोप लगा रही हैं, क्या तथ्य हैं आपके पास? नहीं, आप ना, आपका ये मेन बात है कि आप लोग भी सारे, मुझे लगता है या तो व्हाट्सएप ज्ञानी हो या कहीं ना कहीं आपको भी फंडिंग। आप जो एलिगेशन लगा रही हैं, मुझे लगता है, चलिए फंडिंग की बात कर रही हैं, कितना फंड दिलवाएंगी? कितना फंड दिलवाएंगी आप बताइए? मैं कौन दिलवाऊं? मैं क्या स्विट्जरलैंड में मेरा अकाउंट लग रहा है? कैसे कह दिया आपने फंडिंग मिल रही है हमें? आप अगर गलत बात को आप सच बताने की कोशिश कर रहे हैं भैया, आप उनका जो पक्ष है, उनका जो पक्ष है, हर बात पे काउंटर करते हैं। आप जहां देखते हैं अमन रिजवी ने हिजाब ओढ़ा के, आप काउंटर करना शुरू कर देते। नहीं ऐसा नहीं तो वैसे क्यों करते हैं भैया आप? आपको अगर मैं तथ्य बता, आप सवाल पूछ रहा हूं, क्या काउंटर क्वेश्चन करना अपराध है, गुनाह है? तो आप क्या मैं तारीफ करूं आपकी? गूगल पे जाकर सर्च करिए, जब स्मृति ईरानी ने वहां पर इलेक्शन जीता मैडम, था। आप चाहती हैं कि मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊं, मैं काउंटर क्वेश्चन ना करूं? आप क्यों मेरी हाँ में हाँ मिलेंगे? आप क्यों मेरी तारीफ करेंगे? तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया, मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। मेरे खुदा ने मुझे तारीफ के लायक बनाया, और जो मेरे व्यूअर्स हैं मुझे पसंद करते हैं, वो मेरी सच्चाई को अप्रिशिएट करते हैं। मेरा तो कोई लालच नहीं है भाई, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना मैं तो लोगों की आवाज उठा के अपने ऊपर केस खाती हूँ। जगह जगह मेरे ऊपर केस हो जाते हैं, जगह जगह मेरे पे हमले करे जाते हैं। कितने केस हुए हैं? इसलिए मेरे पे अब भी 5-6 केस हैं भाई, अब भी 5-6 केस है कि मैं जब भी कोई हक की बात करती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे पे केस हो जाता है। तो धमकाना, रंगबाजी का, उगाही का, किडनैपिंग का, हत्या का, मर्डर का? नहीं, ये वाले केस नहीं होते जनाब। कौन से केस? हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने पे ही केस होंगे। क्या आपने वाली बात सरकार को यहाँ गलत कहा था, आपने यहाँ पर योगी जी को गलत कहा? स्पीच देंगी क्या आप? नहीं, आपको लग रहा है ना हेट स्पीच, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हेट स्पीच के जो देगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि जो अगर मुसलमान अपने हक की बात करेगा तो सिर्फ उसको उठाकर जेल में डाल दो। जितने सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहा कुछ। नहीं, जितने भगवा चिंटू हैं, ये नफरत की बात करते हैं, तलवारें खींचते हैं, ये क्या नाम है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये दलितों को कहते हैं घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, मूंछ रखोगे तो मार देंगे, ये खुल्ला मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करते, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला जाता है? वहां पर गाइडलाइन फॉलो नहीं होती। सिर्फ जहां पर मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, उस पर ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट आप एकदम हमें याद दिलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। जनाब, आप भी अपना वो सही करें। चलिए, फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? कई मुद्दे थे जिन पर हम अयमन रिजवी से चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।